तो पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट? एनी डाउट टिल नाउ व्हाटएवर वी हैव स्टडीड? कोई भी किसी भी तरीके का कोई डाउट है अभी तक? कुछ बोल रहे हैं? एनीवन सेइंग समथिंग? नो? चलिए, तो बताइए भाई, कहाँ तक बातें हुई थी, क्या पढ़ा अपन ने, रिवाइज करके आए कि नहीं आए? देखिए, हर क्लास के बाद आपको रिवाइज करना है। हर क्लास के बाद आपको जो भी एग्जांपल आपको क्लास में कराए थे उनको घर पे जाके दोबारा से प्रैक्टिस करना है। सर प्लेन एंगल अगर और सॉलिड एंगल। क्या बोल रहे हैं? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल पढ़ा था लास्ट क्लास में, आखिरी में। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल हमने कर लिया था, राइट? यस यस सर। चलिए, तो बेसिकली आई एम अज्यूमिंग जो भी एग्जांपल्स वगैरह हमने छोटे मोटे एग्जांपल्स जो भी किए होंगे वो आपने सबने घर पे जाके दोबारा से किए जरूर होंगे, ठीक यस है? सर। यार ये अखिला को बताओ कि क्लास हैज स्टार्टेड ऑलरेडी। हाँ भाई, तो अपन बात करते हैं आगे, ठीक है? एंड आई होप बाकी की चीजें कभी भी हमेशा ये आप डेली बेसिस पे चीज का ध्यान रखेंगे कि कोई भी एग्जाम्पल कुछ भी मैं करा रहा हूँ डेली बेसिस पे अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे और डेली बेसिस पे सारे एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करेंगे। जिस भी दिन आपने ये रेगुलरिटी ब्रेक कर दी, मैं बता रहा हूँ फिजिक्स आपके साथ बिल्कुल भी, आप कह सकते हो कि कोताही नहीं बरतेगी, है ना? जहां आपने एक दो दिन क्लास मिस की और फिजिक्स वहीं पे आपको समझना आना कम हो जाएगी, फिर आपको फिजिक्स से डर लगने लगेगा। तो ये कोशिश करें कि मुझे फिजिक्स से डर ना लगे, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? आपको रेगुलरली पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है? चलिए रहे, तो अभी तक हमने बातें की कि सर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। हमारे पास हमने पढ़ा था कि सर पहले पुराने टाइम पे कई पुराने सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम यूज किया करते थे, ठीक है? उसमें से हमें परेशानी जब हुई तो हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाने की कोशिश की। क्या करने की कोशिश की सर? एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाने की कोशिश की, और एक स्टैंडर्ड सिस्टम हमने नाम रखा उसका एसआई सिस्टम। उस सिस्टम में हमने अपनी यूनिट्स को तीन ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया। फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज उनको बोलते थे। दूसरी कैटेगरी थी, आप कहेंगे कि सर दूसरी कैटेगरी थी डिराइव्ड क्वांटिटीज की, और तीसरी कैटेगरी थी आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। हमने बेसिकली 7 फंडामेंटल क्वांटिटी डिफाइन की थी: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और हमने बोला कि बाकी सारी क्वांटिटीज इन 7 क्वांटिटीज के टर्म में आप डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है? चलिए, मैंने कहा सर उसके बाद हमने बोला था बाकी क्वांटिटीज डिराइव क्वांटिटीज थी, ठीक है? और हमने देखा था कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी थी जिनको हम दोनों कैटेगरी में नहीं रख पाए थे, उनको हमने एक नया नाम दे रखा था सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के नाम से। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में आपकी बेसिकली दो क्वांटिटीज आई थी, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, और उनकी डेफिनेशन भी हमने लास्ट क्लास में देखी थी। तो आज हम बात करेंगे डायमेंशंस की। बात करेंगे आज हम डायमेंशन। डायमेंशंस की डेफिनेशन लिख लीजिए आप, मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज डायमेंशन, फिर उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। Dimensions are the powers. Dimensions are the powers to which dimensions are the powers to which fundamental quantities are raised to define the physical quantities. मैं फिर से रिपीट कर रहा फंडामेंटल हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। Dimensions are the powers to which fundamental quantities are raised to, raise, power raise होती है ना, RAIS,
raised to define the physical quantity। अब इसका मतलब समझिए, रेज टू डिफाइंड के बाद क्या है? are defined to define the physical quantities। What does it mean? चलो ये तो हो गई डेफिनेशन। इसका मतलब क्या है? देखिए, हमने कहा सर सारी की सारी क्वांटिटीज आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में डिफाइन होगी, ठीक है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज प्रेजेंट है और उनकी कौन कौन सी पावर्स आपको प्रेजेंट है, ये आपको बदलता है डायमेंशन से, ठीक है? मैंने कहा फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो कि स्पीड क्या होती है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस क्या था? लेंथ था, और टाइम क्या था? टाइम था। लेंथ और टाइम आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी थी, तो आप बोलते हो लेंथ की पावर 1 थी और टाइम की पावर -1 थी। तो यही बताता है कि इस डायमेंशन में कि आपकी फंडामेंटल स्पीड के अंदर दो फंडामेंटल क्वांटिटीज प्रेजेंट थी। वो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी थी? लेंथ एंड टाइम। और लेंथ की पावर क्या थी? 1, और टाइम की पावर क्या थी? -1। मैंने कहा लिख के देखते हैं। आप बोलते हो कि सर स्पीड का जो फॉर्मूला था वो था डिस्टेंस अपॉन टाइम। डायमेंशन लिखने का तरीका क्या होता है? ये अगर आपने इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है दैट मींस वी आर इंटरेस्टेड इन द डायमेंशंस ऑफ द स्पीड, नॉट द वैल्यू ऑफ स्पीड। इसका मतलब हमारा स्पीड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? स्पीड की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, स्पीड की डायमेंशन से मतलब है। इसका मतलब है हम क्या पढ़ने आ रहे हैं सर? हम स्पीड की डायमेंशन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? तो आप क्या बोलोगे सर? अरे लेके जाओ उसको। स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया? आपने बोला डिस्टेंस क्या हुआ? लेंथ। आप अगर इसकी यूनिट निकालते हैं तो क्या आती थी? मीटर पर सेकेंड। क्या आती थी? मीटर पर सेकेंड। मीटर क्या हो गया? लेंथ की यूनिट, और टाइम की यूनिट हो गई सेकेंड। इसको आप मीटर पर सेकेंड की जगह पे ऐसा भी लिख सकते हो, मीटर की पावर 1 और सेकेंड की पावर -1। तो डायमेंशंस में आप कैसे लिखते हो? देखो, इसमें मास नहीं है, आप लिखते हो मास की पावर 0, क्योंकि स्पीड में मास नहीं होता। लेंथ है, हाँ सर लेंथ है, लेंथ की पावर क्या है? मतलब मीटर की पावर जो है लेंथ की पावर हो गई, तो लेंथ की पावर है 1 और टाइम की पावर है -1। तो आप बोलोगे सर स्पीड की डायमेंशन आप ऐसे लिखेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी से टर्म है। देखो वैसे तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती है? 7। आपको 7 को फंडामेंटल क्वांटिटी यहाँ लिखनी चाहिए। जैसे मास की पावर 0 है, एल की पावर 1 है, टी की पावर -1 है, और भी क्वांटिटीज आएंगी सर। टेम्परेचर मतलब केल्विन की पावर 0 आ जाएगा, एम्पियर की कैसे पावर। हो गई? बेटा टाइम डिनोमिनेटर में है ना, यस सर। नीचे टाइम की पावर 1 है तो ऊपर जाके टाइम की पावर -1 होगा कि नहीं होगा? यस सर। ऐसे हो गया, क्लियर है? हाँ, तो आप चाहते तो जो चीजें इसमें प्रेजेंट नहीं है उनकी पावर 0 और समथिंग की पावर 0 क्या होता है? 1। आप उसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एल की पावर 1 और टी की पावर -1। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ठीक है? तो आप बोलते हो कि बट जनरल स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है? जनरली हम इन 3 को तो एटलीस्ट लिख ही देते हैं, इन 3 को तो हम लिख ही देते हैं, ठीक है? इन 3 को टर्म्स में तो आंसर हमारे रहते ही। अगर आप ऐसा भी लिखा मिल जाएगा तो वो भी गलत नहीं है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है? मैंने कहा सर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप बोलोगे वेलोसिटी की डायमेंशन निकालनी है आपको, ठीक है भाई साहब? वेलोसिटी की डायमेंशन का मतलब होगा कि सर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन अपॉन टाइम की डायमेंशन। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है।
तो आप बोलोगे सर लेंथ की डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, इसमें मास नहीं होगा, लेंथ की पावर 1 होगा और टाइम की पावर 0 होगा, ये तो हुआ डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन। एंड टाइम का मतलब क्या है, केवल टाइम है, ना इसमें मास है ना लेंथ है, केवल टाइम की पावर 1। तो आप बोलोगे सर ये क्या हो जाएगा, n की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 1। ये जब ऊपर जाएगा सर थोड़ा उधर, क्या हो गया सर बेटा, थोड़ी स्क्रीन दिख नहीं रही राइट साइड में, मतलब उस साइड कट रही है। बेटा आप वर्टिकल में देख रहे हो क्या, यस सर। उसको रोटेट करो, अपनी स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल पे लेके आओ। रोटेट स्क्रीन का ऑप्शन होता है ना जो ओके सर। आपके फोन में हॉरिजॉन्टल व्यू का ऑप्शन होता है ना, हाँ सर हो गया। अब दिख रहा है। यस सर। चलिए मैंने कहा देखो m की पावर 0 है और नीचे m की पावर 0 है, ये तो सबको पता है ना, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n होता है x की पावर m प्लस n, ये तो सबको पता है ना। और ऐसे ही आप बोलोगे x की पावर m अपॉन x की पावर n होता है x की पावर m माइनस n, तो बस यही अप्लाई करना है। m की पावर 0 है और m की पावर 0 है, तो आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, m की पावर 0 ही हो जाएगा, l की पावर 1 है और नीचे 0 है तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, मतलब l की पावर कितना हो जाएगा 1, और t की पावर 0 है नीचे 1 है तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1। तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर माइनस 1, सेम एज स्पीड। स्पीड भी तो वही है ना, मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी भी क्या आती है मीटर पर सेकंड, तो दोनों की डायमेंशन भी कैसी आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, वो आ भी रही है। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करके हम डायमेंशंस निकाल सकते हैं। और डायमेंशन से बेसिकली आपको क्या पता चल रहा है कि सर किसी भी क्वांटिटी में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी प्रेजेंट है। जैसे हमने देखा वेलोसिटी में मास प्रेजेंट नहीं है, लेंथ की पावर 1 प्रेजेंट है और टाइम की पावर -1 प्रेजेंट। क्लियर है, तो ये डायमेंशन से मुझे ये आइडिया लगता है। कोई दिक्कत है किसी को इसमें, एनीवन? नो सर। नो सर। नो सर। क्लियर है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। चलिए मैंने कहा बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, करेक्ट। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब अगर मैं डायमेंशन निकालूं एक्सेलरेशन की, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी, तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। प्रॉपर्ली जरा वैल्यू निकाल के दिखाओ, एक्सेलरेशन की डायमेंशन कितनी आएगी, जरा निकाल के देखो, कोशिश करो। L t power minus 2. L0, L1, T minus 2. बाकी So लोग भी ट्राई करें। M L plus 1 T minus 1. L प्लस 1 T माइनस 1. नहीं बेटा, ये तो सर 2 होगा, वेलोसिटी हो गई। t-2। सर एल टी माइनस L t power Sir. minus 2. L t-2। हाँ करेक्ट करेक्ट। चलिए बाकी लोग भी ट्राई कर लें। भाई साहब एक चीज और ध्यान रखें, आंसर लाने की जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करें, मुझे प्रॉपर स्टेप से सॉल्व करें। कोई भी कभी भी स्टेप स्किप नहीं करेगा, हर बार पूरे स्टेप्स लिखने हैं आपको, इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्या करेंगे,
कोई भी प्रॉपर स्टेप स्किप नहीं करेगा। 11th की बात करते हैं, स्कूल में आपको आंसर प्रॉपर लिखने पड़ते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। तो आदत डालें कि आप कोई भी स्टेप स्किप नहीं करेंगे। इनफैक्ट मैं कहता हूँ अगर स्कूल में नहीं भी पूछा जाता है तो भी मैं कहता हूँ स्टेप स्किप कभी नहीं करेंगे। गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर आप स्टेप्स को स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने कहा चलो देखो, अभी वेलोसिटी के आपने अगर थोड़ी देर पहले ध्यान हो तो वेलोसिटी की डायमेंशन लिखी थी, तो डायमेंशन आई थी m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1 डिवाइड बाय टाइम की डायमेंशन क्या होती है? टाइम में मास नहीं होगा, l नहीं होगा, केवल t की पावर 1। सॉल्व कर लो इसको। m की पावर 0 - 0 इज m की पावर 0, m की पावर 1 - 0 इज l की पावर 1 और t की पावर -1 है ना, तो ये कितना हो जाएगा -2। तो दैट इज योर डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, शॉर्ट में अगर आपको यहाँ पे ऐसा भी लिखा मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समथिंग की पावर 0 मतलब क्या होता है 1, तो आप मल्टीप्लाई में 1 सर लिख जो के। ये टाइम की है, सर ये टाइम की जो रेस टू पावर है ये 1 है या -1 है? किसकी बात कर रहे हो, फिर से बोलो। टाइम की टाइम की पावर ये सर, इससे ऊपर वाली। ये हाँ सर। टाइम की डायमेंशन लिखोगे तो टाइम की डायमेंशन में तो टाइम 1 ही होगा ना। टाइम की अगर बात करोगे तो टाइम की पावर तो 1 ही आएगा ना टाइम में, यस -1 क्यों सर। आएगा? जब ये ऊपर जाएगा तब -1 होगा ना बेटा। हाँ सर, ये समझ गया सर। चलिए, फोर्स की डायमेंशन निकालिए। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। प्रॉपर्ली स्टेप करेंगे, कोई जल्दबाजी मुझे आंसर नहीं चाहिए, मैं सुनूंगा ही नहीं 1 मिनट से पहले। तो प्रॉपर्ली स्टेप वाइज Sir, m raised to 1, l raised to 1, t raised to -2. गुड। Sir, M L T minus. Sir, M L T minus 2. गुड, आई होप सभी ने प्रॉपर स्टेप वाइज सी किया होगा। देखो भाई साहब, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो डायमेंशन ऑफ मास इनटू डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास क्या होगा, m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0। मास में तो फंडामेंटल क्वांटिटी में और कोई क्वांटिटी तो होने का सवाल ही नहीं है। एक्सेलरेशन अभी अपन ने निकाल लिया, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2। मल्टीप्लाई में पावर्स प्लस हो जाती हैं, तो देखो 1 + 0 इज 1, 0 + 1 इज 1, 0 - 2 है ना, 0 + -2 इज -2। सो ये आ गई यहाँ की डायमेंशन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये क्या है, फोर्स है, अगर किसी को नहीं पता हो तो। चलिए, वर्क का फॉर्मूला पता है किसी को? वर्क फोर्स Yes, sir. Force into into displacement, distance. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, For चलिए वर्क की डायमेंशन निकालिए जल्दी से। Sir, M L2 T minus 2. ओके, Sir, M L minus 2 T2. ml -2 कैसे हो जाएगा बेटा? सर ML2 T-2। हाँ, Yes sir, sir minus नहीं होगा सर, वो भी प्लस होगा सर। M देखिए फोर्स की डायमेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन। फोर्स की डायमेंशन अभी आपने निकाल ली m1 l1 t की पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट लेंथ। डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, लेंथ, बाकी तो कुछ होगा ही नहीं। ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है कर लो, तो ये आएगा ml2 t-2। यही वर्क होता है, और वर्क की डायमेंशन और एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है। चलिए, पावर, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम।
डायमेंशन ऑफ p निकालिए। Sir, m raised to 1, Sir, L, M L raised to L2 2, T minus 3. and T minus 3. वेरी गुड। वर्क की अभी निकाली अपन ने m L2 t minus 2 अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। सॉल्व करोगे ये आएगा m L स्क्वायर t की पावर -3। प्रेशर प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर की डायमेंशन निकालें। चलिए Sir, जिस m L raised to -1, T raised to -2. छोड़ लेना है प्लीज। 3 और 1 सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। चलिए इसमें किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए प्रेशर की बात की थी अपन ने। प्रेशर दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन अपन ने निकाली थी m L t -2 अपॉन एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर, राइट। एरिया क्या होता है? लेंथ स्क्वायर। तो लेंथ स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर। सॉल्व करोगे ये कितना आ रहा है? m L -1 t की पावर -2। ये प्रेशर की डायमेंशन होगी। प्रेशर और पावर में कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों p से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो पता चले कि सर कंफ्यूज हो गए। चलिए डेंसिटी निकालिए। डेंसिटी डेंसिटी की डायमेंशन M Sir, m L raised to 1, minus L raised to -3, and T to the power 0. Sir, M L raised to -3. आप बोल रहे सर डेंसिटी फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी की डायमेंशन मतलब क्या हो गया सर? मास की डायमेंशन। आई होप जैसे मैं कर रहा हूँ हर बार स्टेप लिख रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे ही स्टेप लिख रहे होंगे। मास की डायमेंशन होगी m की पावर 1 और वॉल्यूम वॉल्यूम इज L क्यूब। वॉल्यूम इज L क्यूब मतलब लेंथ की पावर 3। सॉल्व करोगे ये आएगा m की पावर 1 L की पावर -3 t की पावर 0। दिस इज योर डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। तो देखिए अगर आपको फॉर्मूला या रिलेशन पता होगा किसी की भी डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपकी बुक में अराउंड 64 डायमेंशंस लिखी हुई हैं और आपके स्कूल वाले ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको सबकी डायमेंशंस याद हो। मैं कहूँगा सर ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि आप सबकी डायमेंशंस याद रख सकते हैं। ठीक है, तो भाई साहब रिलेशन जितने होंगे पता होंगे उतने की डायमेंशंस आप निकाल पाएंगे। तो डायमेंशंस को फाइंड आउट करना सीख लीजिए। जैसे जैसे हम आगे 11th में बढ़ते जाएंगे हम डिफरेंट फॉर्मूलाज पढ़ेंगे तो डिफरेंट डायमेंशंस की हम डायमेंशन निकाल पाएंगे।
कुछ रिलेशन हम 12th में पढ़ेंगे तो उनके डायमेंशन हम तब निकाल पाएंगे, क्योंकि तब हमें उनके फॉर्मूला पता चलेंगे। ठीक है, तो हाँ कुछ बेसिक होती हैं, जैसे हमने आप बोला स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, पावर हो गया, ये कुछ ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड कई बार इतने बार हम यूज करते हैं, इतने बार हम फाइंड आउट करते हैं कि ये हमको याद हो जाती है। क्या होता है, ये हमको याद हो जाती है। तो जब याद हो जाती है तो ये बेसिक वाले अगर मुझे याद हो जाए तो कोई बुराई नहीं है, अदरवाइज हमको फाइंड आउट करना तो आना ही चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए एक और मैं आपको बोल देता हूँ। एक रिलेशन होता है, अगर आपको पता हो, x इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। रिलेशन कभी पढ़ा है, कभी देखा है ऐसा किसी ने? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, मास मास r is the distance between the two masses, g is called universal gravitational constant। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो उसमें नोट डाउन कर ले, और ये फोर्स है। मुझे जनरली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशंस पूछ ली जाती है, कोई फाइंड आउट करके बताएगा? Sir, m to the power -1, L cube, L to the power -2. देखेंगे, शायद आप सही है। अच्छा, इसमें कोई ऐसे भी बच्चे हैं क्या जिन्होंने 10th 9th या 10th यहाँ से पढ़ा है, अपने केल्विन से ही पढ़ा हुआ है? एनीवन? इस बैच में ऐसे कोई बच्चे हैं जिन्होंने 9th और 10th में से कोई भी क्लास यहाँ से पढ़ी हुई केल्विन से? चल, ओके, नो इशू। नहीं, जिसने पढ़ी होगी उनको ये फॉर्मूले बहुत फैमिलियर होंगे, क्योंकि यहाँ पे 9 10 आराम से पढ़ाए जाते हैं और फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं। तो भैया हाँ जी, सर जी आ रहा है M1 L-3 T2। L-3 आ रहा है? यस सर। गलत आ रहा है बेटा। चलिए, मैंने कहा सर यहाँ से g की वैल्यू जरा निकालो, तो g की वैल्यू होगी f इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। मतलब अगर मुझे g की डायमेंशन चाहिए तो आप बोलोगे सर f की डायमेंशन इंटू आर स्क्वायर की डायमेंशन अपॉन डायमेंशन ऑफ m1 इंटू डायमेंशन ऑफ m2। आप बोलोगे सर फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2। r आपका क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस, मतलब l और l की पावर 2 हो जाएगा। और ये मासेस है m1 और m2 दोनों ही मासेस हैं, तो m की पावर 1 और m की पावर 1 मल्टीप्लाई करोगे तो m की पावर 2 हो जाएगा। बस इसी को तो आपको सॉल्व करना है। ऊपर पावर m की 1 है, नीचे m की पावर 2 है, तो 1 माइनस 2 हो जाएगा m की पावर -1। ऊपर l की पावर 1 है और इंटू 2, तो l की पावर हो जाएगी 3, और t की पावर -2 ही है, तो रहेगा t की पावर -2। तो आंसर आएगा m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। जिसका आंसर l की पावर -2 था वो अपनी गलती चेक करे प्लीज, या -3 था, अपनी मिस्टेक चेक करो जिसका आंसर गलत आया था। क्लियर है, कोई दिक्कत? सर एक और बार समझा दो सर। भाई कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया वो पूछो ना बेटा, मैं वही समझा दूंगा। विच स्टेप? सर वो मैं लेफ्ट हो गया था अभी। नहीं, लेफ्ट हो गया तो ये सामने लिखा है गो थ्रू द स्टेप। कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो देखो, आप पूछो मुझसे। ये लिखा सर है M की पावर 2 कैसे आया? m1 इंटू m2, m की पावर 1 इंटू m की पावर 1 कितना हो जाएगा, m की पावर ओके 2 हो सर, जाएगा। ओके ओके सर। क्लियर है यहाँ तक, किसी कोई दिक्कत? No, sir. Sure. If you want to take the screenshot, take the screenshot please.
सर हाँ जी सर अगर ऑब्जेक्ट का मास अलग हो तब भी m की पावर 2 हो जाएगा। बेटा, ऑब्जेक्ट के मास की वैल्यू से मतलब ही नहीं है, डायमेंशन में मास की वैल्यू से मतलब होता है क्या? नो सर। ये तो ये बता रहा है कि यार इस क्वांटिटी में मास प्रेजेंट है। अब वो मास कम है ज्यादा है मुझे उससे मतलब नहीं, मास मतलब मास है। अभी तक आपने स्पीड निकाला, फोर्स निकाला, किसी में आपने पूछा मास की वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? यस नो सर। पूछा क्या? नहीं ना। नो। उससे उससे मतलब ही नहीं, उसमें तो बस ये बता रहा है कि इस क्वांटिटी में मास प्रेजेंट है। अगर वहां 2 मासेस हैं तो m की पावर 2 हो गया। मल्टीप्लाई में अगर 2 मासेस हैं तो आप क्या लिखोगे? m की पावर 2 हो गया। यस मासेस सर। की वैल्यू पे तो कोई बात ही नहीं करनी, डायमेंशंस में वैल्यू का कोई भी रिलेशन होता ही नहीं है। ठीक है, ओके सर। ओके सर। हमारा वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। हमने कहा अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अगर हम अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहें, आप लिख जरूर लें, जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा अपनी लैंग्वेज में नोट में जरूर चीजें करें। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि सर घोड़ों में घोड़े ऐड होंगे, हाथियों में हाथी ऐड होंगे, ऑरेंज में ऑरेंज ऐड होंगे, यही बोलता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सर मेरे पास 2 ऑरेंजेस हैं, मैंने उनमें से 2 एप्पल ऐड किए, क्या आप बोल सकते हो कि मेरे पास 4 ऑरेंजेस हो गए? नहीं बोल सकते ना। या फिर हम ये नहीं बोल सकते कि आई हैव गॉट 4 एप्पल्स नाउ। No sir, you have got 2 oranges plus 2 apples. They cannot be added and make the one thing, right? तो यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इट सेज दैट कि सर हाथियों में हाथी ऐड होंगे और घोड़ों में घोड़े ऐड होने वाले हैं, बस। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में आप लिख लीजिए two quantities having same dimensions can be added, subtracted or equated. आप क्या बोलोगे? Two quantities having same dimensions can be added, subtracted or equated. आप चाहो तो वहां पे क्या लिखा है? टू क्वांटिटीज सब्ट्रैक्टेड के बाद क्या है? और इक्वेटेड, इक्वल, इक्वेटेड। जहां पे आपने सेम डायमेंशन लिखा है, सेम डायमेंशन के बाद ओनली वर्ड और ऐड कर लो। टू क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस ओनली कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड। कहने का मतलब क्या है? अगर कोई भी 2 क्वांटिटीज को आप ऐड कर रहे हो, वो तभी कर सकते हो जब दोनों की डायमेंशन सेम होगी। 2 अलग अलग डायमेंशन वाली क्वांटिटीज को आप ऐड नहीं कर सकते। ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो भी आप बोलोगे 2 क्वांटिटीज अगर एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो इसका मतलब उनकी डायमेंशंस कैसी होंगी? सेम होंगी। या फिर आप इक्वल कर सकते हो, आप ऐसा लिखोगे ना 2 ऑरेंजेस इक्वल टू 2 एप्पल्स, नहीं लिख सकते ना कभी भी। 2 ऑरेंजेस कैन बी इक्वल टू दी 2 ऑरेंजेस ओनली। ठीक है, तो यही बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मैंने कहा फॉर एग्जांपल C इक्वल टू A प्लस B। अगर ये क्वांटिटी है, एक रिलेशन है, फिर इसका अलग अलग क्वांटिटीज के बीच में C इक्वल टू A प्लस B ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर देखिए A और B आपस में क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सर देन डायमेंशंस ऑफ A शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ B। अगर 2 क्वांटिटीज आपकी ऐड हो रही है तो इसका मतलब क्या है? इट इज श्योर दैट डायमेंशंस ऑफ A एंड B हैज टू बी सेम, देन ओनली यू कैन ऐड इट। अगर ये सेम नहीं होंगी तो आप उनको ऐड नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने कहा सर दैट इज आल्सो इक्वल टू C। ये कैसे लिख दिया आपने? मैंने कहा जरा देखो, मैं यहाँ से ये तो लिख सकता हूँ ना सर डायमेंशन ऑफ C शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A प्लस B, क्योंकि ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के बराबर लिखा हुआ है। ये इक्वल के साइड और इस साइड वाली क्वांटिटी कैसे होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। हाँ सर होनी चाहिए। मतलब इनकी डायमेंशन कैसे होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, बिल्कुल। बट अगर एक बात बताओ, 2 ऑरेंज को 2 ऑरेंज में ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? ऑरेंज ही आएगा ना। अगर A और B दोनों को आपस में ऐड करोगे तो बाद का रिजल्ट भी क्या आएगा? सर A ऑरेंज है और B भी ऑरेंज है, तो A प्लस B के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी तो ऑरेंज ही आएगा। तो आप बोलोगे A प्लस B की डायमेंशन किसके बराबर होगी? वो भी तो A के बराबर ही होगी या B के बराबर होगी, यही तो बात है।
क्योंकि ए और बी दोनों एक ही चीज है। गेटिंग माय पॉइंट? तो सर सी की डायमेंशन ए प्लस बी के बराबर होनी चाहिए थी, बट ए प्लस बी की डायमेंशन किसके बराबर आएगी? ए या बी के बराबर। तो इन शॉर्ट मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे सी की डायमेंशन और ए की डायमेंशन और बी की डायमेंशन कैसी होंगी? इक्वल होंगी। क्लियर? मैं एक और एग्जांपल देखते हैं। b इक्वल टू ए बी प्लस सी, ऐसा लिखा हुआ है। अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो एक चीज तो इससे समझ में आ गई। देखिए इसमें ए बी और सी आपस में ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी शुड बी इक्वल टू सी। ऐसा मत कर देना डायमेंशन ऑफ ए को सी के बराबर रख दो, नहीं, ए और बी मल्टीप्लाई होकर जो क्वांटिटी बनी है, नई क्वांटिटी बनी है, वो सी में ऐड हो रही है। तो ए और बी मल्टीप्लाई होने के बाद जो डायमेंशंस बनेंगी वो सी की डायमेंशंस के बराबर होंगी। ठीक है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू डी। क्योंकि सर आप बोलते हो डायमेंशन ऑफ बी किसके बराबर होगी? इन दोनों के सम के बराबर, और इन दोनों की सम की डायमेंशन किसके बराबर आएगी? इंडिविजुअली इनके बराबर। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ए बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डी। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? नो सर। कहीं कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? नो सर। नो सर। चलिए, ये हुई प्रिंसिपल ऑफ होमोलॉजी की। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। बेसिकली 3 एप्लीकेशन होती है इसमें। सबसे पहले होता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। क्या होती है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट। हम एप्लीकेशन डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से हम यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है ना? ये तो हमको ये पता होता है तो हम बहुत जल्दी कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन कई क्वांटिटी ऐसी होती है जिनका कन्वर्जन हमको पता नहीं होता, उनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उनके लिए हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज करते हैं। मैंने कहा फॉर एग्जांपल से सीखेंगे इसको। आपने बोला 1 न्यूटन। न्यूटन किसकी यूनिट है बेटा, किसी को पता है? फोर्स। फोर्स। फोर्स Force. ऐसा यूनिट है। फोर्स। आप बोलते हो सर एक्स डायन। डायन इसकी सीरियस यूनिट है। ठीक है, आप बोलते हैं न्यूटन क्या है? एसआई यूनिट है, और डायन इसकी कौन सी यूनिट है? सीरियस यूनिट है। मुझे नहीं मालूम रिलेशन क्या है 1 न्यूटन और डायन। ठीक है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर की तो मुझे रिलेशन पता था, तो मैंने बड़े आराम से लिख दिया। बट ये रिलेशन मुझे नहीं मालूम है ये इसकी एसआई यूनिट है और ये किसकी कैसी है? सर सीरियस यूनिट है। मुझे बताना है कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितने डायन के बराबर होगा। तो मैंने कहा इसके लिए जरा देखो, 1 न्यूटन अपन किसको बोल देते हैं? अगर आप फोर्स की अगर आप बोलोगे यूनिट होती है वो यही होती है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या होती है? m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2। तो यूनिट वाइज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? m की जगह पे kg आएगा एसआई यूनिट। लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। और टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। तो आप 1 न्यूटन, उसी को तो आप 1 न्यूटन बोलने लगते हो, है ना? जो इसकी एसआई यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसी को आप क्या बोलने लगते हो? न्यूटन। मैंने कहा तो बता इसकी सीरियस यूनिट क्या होगी, जिसको अपन 1 डायन बोलेंगे। सर सीरियस का मतलब क्या हो गया? जिसकी लेंथ सेंटीमीटर में मेजर की जाए, मास ग्राम में मेजर किया जाए और टाइम सेकंड में मेजर किया जाए। तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, किलोग्राम की जगह पे ग्राम यूज होगा, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर यूज होगा, और टाइम की जगह पे तो सेकंड की जगह पे सेकंड ही यूज होता है। लेकिन मेजर कर लो, डायमेंशंस तो चेंज नहीं हो जाएंगी ना। की पावर 1 थी तो यहाँ मीटर 1 थी, यहाँ सेंटीमीटर। आई थिंक ये ब्लर हुआ है। जस्ट वेट, लेट मी रिजॉइन वंस। यस सर।
चलिए, हाँ, मैंने कहा इसका मतलब 1 को आप क्या लिख सकते हो, केजी की पावर 1 है तो ग्राम की पावर 1, मीटर की पावर है तो सेंटीमीटर की पावर 1, सेकंड की पावर -2 है तो यहाँ पे भी सेकंड की पावर -2। तो मैंने कहा इनको इसी से रिप्लेस कर दो, 1 न्यूटन को रिप्लेस कर दो किलोग्राम मीटर f की पावर -2 से, x को x है, डायन को रिप्लेस कर दो ग्राम सेंटीमीटर और s की पावर -2। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x को एक साइड ले लो, केजी के नीचे केजी ले जाओ, दोनों की होल पावर कितनी है 1, मीटर के नीचे सेंटीमीटर लेके जाओ, दोनों की होल पावर क्या है 1, सेकंड के नीचे सेकंड लेके जाओ और होल पावर कितना है -2। अब चाहे केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दो या ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दो। मैंने कहा सर केजी इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 3 ग्राम, 1000 ग्राम के बराबर होता है ना। मैंने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, मैंने 10 की पावर 2 सेंटीमीटर लिख दिया मीटर को। और सेकंड तो सेकंड ही है भाई साहब, दोनों सेकंड है। देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, जो भी वैल्यू बची यहाँ पे होता है 1। 10 की पावर 3 की पावर 1 इज 10 की पावर 3, 10 की पावर 2 इंटू 1 10 की पावर 2 और इंटू 1 की पावर -2 इज 1। तो जरा x की वैल्यू देखो कितनी आ गई, 10 की पावर 5 आ गई। मतलब 1 न्यूटन किसके बराबर हो गया, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर हो गया। 1 न्यूटन किसके बराबर आ गया, ऊपर लिख दे रहा हूँ, शायद आपको नीचे नहीं दिख रहा हूँ, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर। क्लियर है बात, कोई दिक्कत? सर चलिए, अगर ये चीज क्लियर है, 1 जूल इज इक्वल टू x अर्थ होता है। x की वैल्यू फाइंड आउट करके बताएं। जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क, ये इसकी एसआई यूनिट है और अर्थ इसकी सीजीएस यूनिट है। सेम इसी तरीके से चलेगा, जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क और अर्थ इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। जरा इसको सॉल्व करके बताएं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, टेक द स्क्रीनशॉट and then solve this. सर 10 की पावर 7। 10 की पावर सर 10 की पावर 7। 7. 10^7। और किसी का आंसर है? एनी अदर आंसर? So 10 to the power 7. ओके,
चलिए सिंपल सी बात है, आपने कहा सर जूल अगर देखें 1 जूल वर्क की अगर डायमेंशन देखें तो वर्क की डायमेंशन होती हैं m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2। मतलब आप देखिए मास किलोग्राम, लेंथ मतलब मीटर स्क्वायर और टाइम मतलब सेकंड की पावर -2। तो 1 और किसके बराबर हो जाएगा, केजी के पे ग्राम आ जाएगा, मीटर के पे सेंटीमीटर की पावर 2 आ जाएगा और s की पावर -2 आ जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? आपने वाला रिप्लेस मार दो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर s की पावर -2 इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर s की पावर -2। और यहाँ पे x था, है ना, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने कहा बाकी चीजें एक तरफ ले जाओ, केजी के नीचे होल पावर 1, मीटर के नीचे सेंटीमीटर होल पावर 2 और सेकंड के नीचे सेकंड होल पावर -2। किसी को कन्वर्ट कर दो, केजी को फिर से कन्वर्ट कर दिया ग्राम में होल पावर 1, मीटर को फिर से कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में होल पावर 2 और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल और सेकंड से सेकंड कैंसिल। सॉल्व करो तो यार 1 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 1, एक्स की वैल्यू आ रही है 10 की पावर 7। तो 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 7 अर्ग। क्लियर है? सिंपल से क्वेश्चन है। इसी में एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो टेक द स्क्रीनशॉट। इसी में एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको भी देख लेते हैं, जो कि नीट कई बार पूछ चुका है। नीट ने 2015 में एक ऐसी क्वेश्चन पूछा था और एक दो बार और पूछ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन जरा देखते हैं। एक क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। If energy capital E, velocity capital V, and time capital T are new fundamental quantities. Then find the dimensions of mass in the new system. आपने बोला कि सर एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम आर द न्यू फंडामेंटल क्वांटिटीज। एक हाइपोथेटिकल सिस्टम बना दिया। अब आपकी मास, लेंथ, टाइम वगैरह आपकी फंडामेंटल नहीं रह गई। इस क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम मेरी। करना अरे बेटा एक बार में कहाँ पे अटके हो वो बताओ आप। सर, इस एनर्जी के बाद एनर्जी पे अटके हो? नहीं सर, जो दो वर्ड थे वही बस है और बाकी लिख दिया इफ है। एनर्जी ई, वेलोसिटी वी, कैपिटल वी और टाइम टी। सर बस क्लियर है? चलो तो मैंने कहा देखो इसको क्या करेंगे। मैंने कहा सर मेरा जो नया सिस्टम है उसमें एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम मेरी फंडामेंटल है। अब मेरी मास, लेंथ, टाइम फंडामेंटल नहीं है, तो मुझे इस सिस्टम में डायमेंशन बतानी है मास की। एक क्वेश्चन है। आपने बोला चलो देखो, इसका मतलब अगर मैं इस सिस्टम में मास की डायमेंशन लिखूंगा तो कुछ ऐसे ही तो लिखूंगा, एनर्जी की पावर कुछ ए होगा, वेलोसिटी की पावर कुछ बी होगा और टाइम की पावर कुछ सी होगा। इसी फॉर्मेट में तो होगी मास की डायमेंशन। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ए, बी और सी Yes, की sir. वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है। Yes, sir. तो मैं कहा देखो सबको अपने फंडामेंटल जो अपन पढ़ते हैं उसमें कन्वर्ट कर लो। एनर्जी की डायमेंशंस क्या होती है? मैंने कहा वर्क जैसी होती है। क्या होती है? m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2। वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या होती है? l की -1। और टाइम तो टाइम है, तो टाइम की पावर क्या होती है? टाइम की पावर। और मास की डायमेंशंस क्या होती है? जैसे m की पावर 1।
यही होती है डायमेंशन, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा सबको इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। देखिए मास की डायमेंशन तो मास के बराबर ही होंगी, तो ये आप बोलोगे इसको ऐसा भी लिख लो थोड़ा सा, m की पावर 1 लिख लो, l की पावर 0 लिख लो, t की पावर 0 लिख लो। एनर्जी, एनर्जी को एनर्जी की डायमेंशन से रिप्लेस करोगे तो क्या होगा, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2 और इसकी पावर होल की हो जाएगी k। वेलोसिटी को वेलोसिटी की डायमेंशन से रिप्लेस करोगे तो लिखोगे lt - 1 की पावर v, और टाइम को टाइम की पावर से रिप्लेस करोगे तो टाइम की पावर c। मैंने कहा इनको कंबाइन कर लो पावर्स को, m की पावर यहीं पर है और तो कहीं है ही नहीं, तो आप बोलोगे m की पावर यहाँ 1 था, 1 इंटू a कितना हो जाएगा, m की पावर a हो जाएगा। क्लियर है? l की पावर यहाँ पे 2 है और a से मल्टीप्लाई होकर 2a हो जाएगा, l की पावर यहाँ 1 है और मल्टीप्लाई होकर b हो जाएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे टोटल पावर आ गई l की पावर 2a प्लस b। t की पावर यहाँ -2a है और यहाँ पे -b है और यहाँ पे c है, तो आप बोलोगे t की टोटल पावर जो आएगी वो आएगी -2a -b प्लस c। इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत हो तो देख लो एक बार, कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछ लो। इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। ये इक्वल के दोनों तरफ अगर डायमेंशन सेम लिखी हुई है, इसका मतलब क्या होगा, इनकी जो रिस्पेक्टिव पावर्स होंगी वो भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए m की पावर a है और यहाँ पे m की पावर 1 है, तो इसका मतलब ये a की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ पे l की पावर 2a प्लस b है और यहाँ पे l की पावर 0 है, इसका मतलब यहाँ पे 2a प्लस b किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। a की वैल्यू अपन ने 1 यहाँ पर निकाल ली है, तो यहाँ पे रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस बी इक्वल टू 0, और आप बोलोगे b की वैल्यू किसके बराबर होगी, -2 के बराबर होगी। यहाँ पे टाइम की पावर जो है वो -2a -b प्लस c के बराबर है, यहाँ 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, सर -2a -b प्लस c की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर। a की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा -2, b की वैल्यू यहाँ -2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा +2 प्लस c इक्वल टू 0। सॉल्व करो तो c की वैल्यू आ गई 0। भाई साहब a b और c निकालना था मुझको, और देखो a b और c की वैल्यूज अपन ने फाइंड आउट कर ली है। मैंने कहा ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। तो डायमेंशंस ऑफ मास इन द न्यू सिस्टम आया एनर्जी की पावर a की वैल्यू आई 1, b की पावर आई b की वैल्यू आई -2 और t की पावर आई c, जब मतलब t की पावर 0। सो दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत किसी को, किसी भी स्टेप में गो थ्रू ऑल दी स्टेप्स, किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। नहीं हो तो टेक द स्क्रीनशॉट। जो कुछ एग्जांपल मैं यहाँ करा रहा हूँ जिसका स्क्रीनशॉट आप ले रहे हैं, ये आपके नोट कॉपी में जाएंगे, ध्यान रखें। ये सारे सर एग्जांपल ये जो मैं 2a प्लस b यहाँ पे कैसे आया? l की पावर यहाँ पे 2 है, a से मल्टीप्लाई होगी कितना हो जाएगा, 2a। 2a। l की पावर यहाँ 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होगी कितना हो जाएगा, 1b। यस सर। तो यहाँ पे l की पावर 2a और इनटू में लिखा है l की पावर b, तो पावर प्लस हो जाएंगी। ठीक है सर, ओके। एनी अदर डाउट्स? चलिए, अगर ये चीज समझ में आ गई है, इसका स्क्रीनशॉट लो और एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसको थोड़ा ट्राई करो।
चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। इफ फोर्स F velocity v and time t if force F, velocity v and time t are my fundamental quantities, find the dimensions of work in the new system. Solve it. Sir, F1 C1 V1 C1. T क्या है यहाँ पे? F1 T1 T1 होना चाहिए ना? Oh, I meant T1. Sorry. Sorry, sir. Okay, no problem. कर पाएंगे सभी लोग? किसी से नहीं हो रहा तो पूछ ले। सर S की पावर 1, V की पावर 1 एंड T की पावर 1। कोई ऐसा जिससे नहीं बन रहा हो क्वेश्चन? एनीवन? एनीवन जिससे क्वेश्चन नहीं बन रहा हो? कितने लोगों से क्वेश्चन बन गया? चैट बॉक्स में यस करके रिप्लाई करें। F की पावर 1, V की पावर 1, T की पावर 1। लास्ट स्टेप में दिक्कत आ रही है। कौन से वाले स्टेप में दिक्कत आ रही है? लास्ट स्टेप में आपने क्या बताओ कहाँ पे दिक्कत आ रही है? सर मैंने जो भी इनका डायमेंशन था वो लिख लिया है, उसके बाद वाले स्टेप की दिक्कत आ रही है। अच्छा, फोर्स की डायमेंशन क्या लिखी है? सर m
m रेस टू पावर फोर्स की सर m एल टी पावर -2 वेलोसिटी की क्या लिखी है? सर m की पावर 0, l की पावर 1 एंड t की पावर -1। ठीक है, और टाइम की पावर क्या लिखी है? t की पावर 1, राइट? सर t, यस सर। चलिए, अब फोर्स की पावर a है तो फोर्स की डायमेंशन की पावर a हो जाएगा। ऐसे एज्यूम किया है। यस सर। वेलोसिटी की पावर b चढ़ा दो और टाइम की पावर c चढ़ा दो। आप पावर लिखो मल्टीप्लाई करके कितनी आ रही है, और मुझे बताओ क्या आ रही है। m की पावर टोटल कितनी आ रही है तुम्हारी ऊपर? I guess 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 लोगों से आंसर आए हैं अभी भी लगभग 10 से 12 बच्चे हैं। हाँ बेटा, क्या नाम था? रौनक। रौनक के नाम से कौन है? रौनक है क्या? क्या नाम है बेटा? रौनक। रौनक के नाम से कौन है? रौनक नाम है क्या आपका? यस सर। हाँ जी बेटा, एम की पावर नहीं बताई तुम्हारी कितनी आई टोटल? सर 1 रौनक, एम की पावर कितनी आई? 1। अरे 1 नहीं, ए बी सी के टर्म्स में कितनी आई थी? अरे रौनक बताओ तो यार, तभी तो मैं समझ पाऊंगा कहाँ दिक्कत आ रही है। सर मेरे को समझ नहीं पा रहा ना मैं सर, अभी सॉल्व कर यही मैं कर रहा हूँ। आपने फोर्स MLT-2 की पावर a चढ़ा दी। यस सर। आपने LT-1 की पावर b चढ़ा दी। यस और नो? अरे बेटा बोलते तो रहो यार, मुझे थोड़ा पता। आप हाँ बोल यस दो, ना सर, बोल यस दो। सर, यस हाँ सर, जी, और t की पावर c कर दिया। यस सर, अब m की पावर a से मल्टीप्लाई करके लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो? यस जो होल सर, पावर a है उसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? यस सर। लिख के बताओ कितना आ रहा है तुम्हारा पहले वाले ब्लॉक का जो आंसर है। LT-2। इसका जरा सॉल्व करके बताओ कितना आया, लिख के बता ही नहीं रहे हो। रौनक आपको ये दिख रहा है मैं क्या लिखा हुआ है ऊपर? यस सर, दिख रहा है। तो भाई साहब ये ए से सॉल्व करके बताओ क्या लिखूं मैं यहाँ पे? सर LT-2 m की रेस टू पावर a, LT की रेस टू पावर -2 है। एल की तो बताओ पहले, एल एल। l की a है सर, हाँ, और सर t की -2a। -2 a, ए। बगल में क्या लिखा था? LT-1 यस की सर, पावर बी। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा? LT- सर इसकी आएगी l की पावर b, t की पावर -1b। यस सर, -b -b लिख बेसिकली। दो। यस सर। यहाँ पे ये t था, t की पावर c, तो यहाँ पे सर क्या आ गया? t t की की पावर। पावर c। अब
ये सारी पावर्स मल्टीप्लाई में लिखी है, तो अगले स्टेप में आप क्या लिखोगे, m की पावर कितनी लिख दूं सब सॉल्व करके सारी मिला के? रौनक, रौनक बोलेंगे कुछ? m की पावर कितनी लिखूं? 1 सर 1। 1 क्यों लिखेंगे भाई साहब? यहाँ a है, a कहाँ चला जाएगा? वर्ग की डायमेंशन कितनी लिखी है रौनक तुमने इधर इस साइड? सर m l का स्क्वायर t-2। मुझे ये बताओ, ये पावर चढ़ी है, ये सब इसको सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है? x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इंटू अगर कुछ ऐसा लिखा हो x की पावर p, सारी पावर सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? नो सर ढंग से ये आता नहीं है। ये नहीं आता आपको? कभी आपने ऐसा पढ़ा है x की पावर m इंटू एक्स की पावर n होता है x की पावर m प्लस n? ऐसा कुछ पढ़ा है? रौनक बेटा, ऐसा कुछ पढ़ा है कभी? ये जो फॉर्मूला ये देखा है, ये कभी देखा हुआ लग रहा है? अरे हाँ बोलो या ना बोलो, अगर पढ़ा है तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो, इसमें इतना सोचना क्या है? रौनक, बेटा रौनक कुछ जवाब दोगे? रौनक, एम आई ऑडिबल? आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आ रही है ना? मैंने बोला ये वाला फॉर्मूला लाइफ में कभी पढ़ा है? ये वाला, ये जो सामने लिखा हुआ है, फॉर्मूला पढ़ने में आ रहा है आपको? मेरे को स्क्रीन ब्लर आ रही है। स्क्रीन ब्लर आ रही है? x की पावर m, सर x की पावर m लिखा है ना? x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स की पावर m प्लस n। पढ़ा है कभी लाइफ में? यस सर पढ़ा है सर, पढ़ा है ना? यस सर। तो भाई साहब यहाँ पे भी तो ऐसे लिखा हुआ है। यस ये सर। देखिए मल्टीप्लाई में लिखेंगे नहीं, l की पावर a है इंटू में l की पावर b लिखा हुआ है, तो l की पावर a प्लस b नहीं लिख दोगे इसको? यस सर। यहाँ पे m की तो पावर मल्टीप्लाई में कहीं कुछ है ही नहीं, तो m की पावर a ही बचेगा। l की पावर यहाँ पे देखिए a है और यहाँ पे l की पावर b है, मल्टीप्लाई में लिखे ना सब, तो क्या लिखोगे, l की पावर a प्लस b। t की पावर देखो, यहाँ पे -2a, यहाँ पे -b और यहाँ पे c, तो कितना हो जाएगा, -2a -b प्लस c। ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रौनक, यस सर। यस सर। अब यहाँ m की पावर को m की पावर से कंपेयर कर लो, l की पावर को l की पावर से कंपेयर कर लो और t की पावर को t की पावर से कंपेयर कर लो, 3 इक्वेशन आ जाएंगी, सॉल्व कर लो। कोई दिक्कत है? अब सर हो गया, अब आ गया सर। चल ही रहे। आई होप लगभग सभी से क्वेश्चन हो गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है स्टिल। तो ये थी आपकी एप्लीकेशन नंबर 1, यूनिट कन्वर्जन, या फिर आप कह सकते हो डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट डायमेंशन निकालना, है ना, वो पहले उसके अंतर्गत आता है। नीट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अभी आपसे एक क्वेश्चन कराया वो उसमें तो आपको सबसे पहला करवाया था यूनिट कन्वर्जन वाला,
चलिए हम बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन की। तो चेक दी वैलिडिटी। एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिख लो, मैं बोल रहा हूँ। A valid physics relation must be dimensionally correct. Must be dimensionally correct. कोई भी फिजिक्स का रिलेशन अगर आप सही रिलेशन पढ़ रहे हो, अगर वो एक करेक्ट रिलेशन है फिजिक्स का, तो वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो आप बोलते हो डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब क्या है कि सर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रॉपर्ली फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी हम नया फॉर्मूला बन के आता है तो हम एक बार उसकी डायमेंशनल वैलिडिटी चेक कर लेते हैं कि सर ये डायमेंशनल वैलिड अगर होगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे, और अगर डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगा तो हमारा वो फिजिक्स का करेक्ट रिलेशन कभी भी हो ही नहीं सकता। तो जितने भी करेक्ट रिलेशन आपने आज तक पढ़े हैं या आप पढ़ोगे, सारे के सारे आप कहोगे कि सर डायमेंशनली कैसे होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। S is equal to ut plus half at square। क्या ये एक रिलेशन आपने जिंदगी में कभी पढ़ा है? यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस सर। इसका मतलब ये डायमेंशनली भी करेक्ट होगा। मैंने कहा सर चेक कर सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं। डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब क्या है कि सर देखो ये क्वांटिटीज ऐड हो रही है, इसका मतलब इन दोनों की क्वांटिटीज की डायमेंशंस आपस में कैसे होंगी, इक्वल होंगी, है ना। ये तो बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो आप बोलते हो कि सर डायमेंशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालो कितनी होगी, तो सर डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन तो क्या है, लेंथ के बराबर आएगी। या फिर एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो, m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर 0 u इंटू टी। u क्या है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी है, क्या है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी है, और t क्या है यहाँ पे, टाइम है। तो आप बोलोगे सर इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी की डायमेंशन lt-1, और टाइम मतलब क्या हो गया, टाइम। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, m की पावर 0 l की पावर 1 एंड t की पावर 0। ये आ गया ut की डायमेंशन। मैंने कहा सर हाफ at स्क्वायर। देखिए हाफ एक नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, मतलब 1 होता है। नंबर में तो कोई क्वांटिटी नहीं ना, तो नंबर की डायमेंशन क्या होती है, 1 होती है। m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0। ये एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है m0 l की पावर 1 t की पावर -2 इनटू में t का स्क्वायर कर दोगे तो आप बोलोगे सर t स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये डायमेंशन आ रही है m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर 0। देखिए कोई दिक्कत किसी भी स्टेप में चेक कर लो एक बार। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रहा है, देखो ut की डायमेंशन और हाफ at स्क्वायर की डायमेंशन बराबर आ रही है। देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता भी है, इफ दीस टू क्वांटिटीज आर गेटिंग एडेड इट मींस दे मस्ट हैव सेम डायमेंशन। एंड से s अगर इक्वल में लिखा है तो इन दोनों की डायमेंशन के बराबर ही s की डायमेंशन होनी चाहिए, और इन दोनों की डायमेंशन का जो सम का डायमेंशन होगा वो भी इंडिविजुअल के बराबर होगा। तो s की डायमेंशन भी इन्हीं के बराबर आनी चाहिए। देखिए आ रही है, तो आप कह सकते हो कि यस दिस इज डायमेंशनल वैलिड। ये डायमेंशन वैलिड है, और होना भी चाहिए था क्योंकि ये करेक्ट फिजिक्स रिलेशन है, तो डायमेंशनली वैलिड होना इसके लिए कंपलसरी है। तो कभी भी कोई भी फिजिक्स का एक करेक्ट रिलेशन आप उठा लेना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो डायमेंशनली वैलिड ना हो। बट उल्टा जरा देखो, क्या मैंने कहा सर ये बताओ, क्या ये वाला क्वेश्चन या ये वाली इक्वेशन एक करेक्ट रिलेशन है क्या? सर यस करेक्ट है। कैसे करेक्ट होगी बेटा? आपने कभी ये पढ़ी है, कभी अप्लाई किया अपने फिजिक्स में? सर 9% 7/2 तो बनी होगा ना। बेटा मैंने बोला क्या ये करेक्ट इक्वेशन है? क्या आप इक्वेशन ऑफ मोशन में कभी ऐसी इक्वेशन यूज करते हो अपनी वैल्यू निकालने के लिए? नो
नहीं ना, तो आप ये किसको करेक्ट रिलेशन नहीं बोल सकते हैं। मैंने कहा सर डायमेंशनली करेक्ट है, करेक्ट रिलेशन क्या, डायमेंशनली करेक्ट है। वो मैंने पूछा नहीं, यस सर। करेक्ट। तो यस सर। जल्दबाजी नहीं करें किसी भी चीज का, पहले सोचें समझें कि पूछा क्या गया है। मैंने बोला कि सर ये एक फिजिक्स का करेक्ट रिलेशन नहीं है, अगर ये करेक्ट होता तो ये गलत हो जाता। हमें मालूम है दिस इज द करेक्ट रिलेशन, तो दिस इज नॉट द करेक्ट रिलेशन। बट अगर मैं डायमेंशन चेक करने जाऊंगा तो सर ये डायमेंशनली करेक्ट निकलेगा, बिकॉज इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में एक छोटा सा फर्क है। वो छोटा सा फर्क क्या है, केवल ये 7/2 है और यहाँ 1/2 है। एंड 1/2 या 7/2 की अगर हम बात करें तो वो तो डायमेंशन कैलकुलेशन में कोई रोल प्ले करते ही नहीं है। दैट मीन्स सर जैसे डायमेंशन इसकी कैलकुलेट की थी वैसे ही आपने इसकी भी डायमेंशन आप कैलकुलेट करोगे और आपको क्या पता चलेगा कि सर दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। बट नॉट अ वैलिड फिक्स रिलेशन। ये तो हमको पता है कि सर ये एक वैलिड रिलेशन तो नहीं है ना, ठीक है, डायमेंशनली खूब वैलिड बना रहे हैं, बट ये आप बोलते हो कि सर करेक्ट रिलेशन तो नहीं है। तो एक स्टेटमेंट है, उस फॉर्म में आपको काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको एक स्टेटमेंट लिख लो, नोट डाउन करके कहीं पे भी नोट्स पे अपने नोट डाल लो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नोट कहाँ बना हो, नोट अगर इंपॉर्टेंट है हाईलाइटेड है तो आप कहीं पे भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिख लो नोट। A valid physics relation, a valid physics relation, a valid physics relation must be dimensionally correct. Must be dimensionally correct. A valid physics relation must be dimensionally correct. But a dimensionally correct relation may not be, but a dimensionally correct relation may not be a valid physics relation. मतलब समझ रहे हैं सब लोग, देखिए सभी ने, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि सर देखिए एक फिजिक्स का करेक्ट रिलेशन है तो डायमेंशनली करेक्ट होना मस्ट कंडीशन है, मतलब वो बिना डायमेंशनली करेक्ट हुए फिजिक्स का करेक्ट रिलेशन हो ही नहीं सकता। बट अगर कोई भी एक डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन है इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिजिक्स का भी करेक्ट रिलेशन होगा, ठीक है। डायमेंशनली करेक्ट होना मस्ट कंडीशन नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन तो एक अलग बात हो गई, बाकी और फैक्टर्स होते हैं उसको फिजिक्स का करेक्ट रिलेशन बनाने के लिए। तो अगर आपको बोला गया कि ये क्वेश्चन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो फिजिक्स का करेक्ट रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नो सर। चलिए तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, 2 एप्लीकेशन, नेक्स्ट क्लास में अपन तीसरी एप्लीकेशन की बात करेंगे। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ एवरी एग्जाम्पल जो आपको क्लास में कराए जा रहे हैं वो आपको डेली घर पे जाके दोबारा वो जो दूसरी कॉपी आपको बोला गया उसमें आपको करने हैं। जो भी क्लास नोट्स में एग्जाम्पल कराए या थ्योरी कराई है वो आपको अपनी कॉपी जो नोट कॉपी उसमें आपको डेली बेसिस पे नोट डाउन करने हैं। और आपको आगे से अब एक क्लास के बाद से आपको डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी मिल जाया करेंगे वीक में 1 या 2, उनके लिए भी आपको प्रॉपर प्रैक्टिस एक सीक्वेंस में अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया करो। जो रफ वाली करते हो ना उनको उसी में सॉल्यूशन प्रॉपर बनाए, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। जल्दबाजी में ये नहीं कि ऑनलाइन आंसर टिक करना है तो भाई आपने रफ में उल्टा सीधा किया, आंसर निकाला और टिक कर दिया। भाई साहब अगर आप लॉन्ग टर्म में चीजों को याद रखना चाहते हैं, अच्छे से करना चाहते हैं और स्कूल में भी अच्छे स्कोर करना चाहते हैं
तो प्रॉपरली सारे स्टेप बाय स्टेप लिख के हर बार फॉर्मूला नोट डाउन करके, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे और प्रॉपरली सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही उसमें टिक करेंगे। ये आपको नीट में भी हेल्प करेगा और स्कूल में भी हेल्प करेगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। और जल्दबाजी करेंगे आप आते हुए क्वेश्चन भी गलत करके आएंगे, ये भी मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। So for now, thank you everyone. Thank you, sir. मैं पढ़ूंगा।